राम जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, जिन लोगों को ओके कनेक्ट हो गया। अच्छा, जो भी लोग राम जी को नहीं जानते, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। टेलीविजन इंडस्ट्री में राम पांडे को हर कोई जानता है। अगर आप एक सीरियल देखते हैं तो पहले एक सीरियल का नाम मैं लेता हूं, है ना, जहां से राम जी, आई थिंक, मुझे करेक्ट करते जाएंगे अगर मैं रॉन्ग हूं तो। जी टेलीविजन इंडस्ट्री में एक बहुत जाना पहचाना नाम राम जी का, है ना। अभी यूट्यूब में भी इनका एक चैनल है जो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। मोर देन 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत सी अच्छी चीजों का काम कर रहे हैं, है ना। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक ऐसा मेजर टेलीविजन सीरियल है जो कई सालों से चलता आ रहा है और बहुत बार मतलब टीआरपी में मतलब सारे सीरियल को पीछे कर चुका है। हमेशा टेलीविजन के आर्टिस्ट का नाम आगे आता है। मैं आज पहली बार राम जी को खींच के आगे ला रहा हूँ। ये राम जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि डायरेक्टर। सो राम जी, वेलकम टू माय टॉक शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी क्वारंटाइन का समय है तो हर बात को इसी तरह से शुरुआत करता हूं मैं कि आप क्वारंटाइन में क्या कर रहे हो? मैं क्वारंटाइन में एक्चुअली मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। बाकी टाइम पे मैं घर पे रहता था तो ज़्यादा बिजी रहता था। लाइक यूट्यूब, कुछ कंसेप्ट क्रिएट करना या कुछ प्लानिंग करना, आगे का प्लानिंग करना, स्क्रिप्ट पढ़ना, ये सब चलता रहता था। क्वारंटाइन बेसिकली कुछ दिन ज़्यादा हो गया, इसलिए क्वारंटाइन मेरे लिए थोड़ा सा है बाकी की तरह। नहीं तो मेरे लिए कॉल टाइम ना आना मतलब कॉल टाइम नहीं है, शूटिंग नहीं है, मतलब घर का काम कुछ करना है। सपोज टू यूट्यूब पे बैठना, यूट्यूब के चीज़ों में काम करना, नए नए कंसेप्ट क्रिएट करना, कैसे शूट किया जाए, कैसे आने वाले प्रोजेक्ट क्या होंगे उस पर डिस्कस करना, ये सब चलता था। इस बार कंटिन्यू ये सब चल रहा है, इसलिए क्वारंटाइन बाकी के लिए जैसा है वैसा मेरे लिए भी है। बट मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। मेरे लिए एक दिन भी ऐसा नहीं है कि आज का दिन कैसे कटेगा या बहुत बोरिंग दिन था, ऐसा एक भी दिन नहीं है मेरे लिए। बाय ग्रेस ऑफ गॉड कि सारा कुछ हमेशा बिजी रहा हूँ और बिजी ही हूँ अभी भी। चलिए, मैं राम जी को बहुत सालों से जानता हूं, इसलिए मैं उनके अप्स एंड डाउन सारी चीजों को जानता हूं। मैं आज कुछ ऐसी चीजों को डिस्कस करूंगा जो मतलब राम जी खुद बताएंगे और वो मुझे इंस्पायर करता है। राम जी, मुझे आपको बहुत पीछे ले जाना चाहता हूं। आपकी जर्नी मुंबई तक कैसे शुरुआत हुई, ये बताइए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई तक कैसे आना हुआ और क्यों आना हुआ? ओके, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग से करते हैं। सपोज टू सब्सक्राइबर तो वांट टू मतलब सब्सक्राइब मिलियन मिलियन तक की जर्नी हम शेयर करते हैं। तो मैं मतलब लोगों को ये लगता है कि, सॉरी सर, लोगों को ये लगता है कि ओवरनाइट लोगों को सक्सेस मिल जाता है। तो मैं बस इस वीडियो के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ में कुछ इजी नहीं है और कैसे हर लोगों का अपना एक जर्नी होता है। तो राम पांडे की जर्नी, जैसा आपने कहा, मिलियन व्यू सब्सक्राइबर तक कैसे पहुंची, स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं सर। जी, ऐसे देखा जाए तो मैं भी सबकी लाइफ भी मतलब बिगिनिंग से शुरू होती है। वैसे ही मैं एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे स्टडी कंप्लीट, ऑलमोस्ट मतलब स्कूल कंप्लीट करने के कगार पे था। मैंने बोर्ड एग्जाम देने के बाद अब क्या किया जाए, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक क्या किया जाए। तो मैं घूमने के लिए मुंबई आया था, सिर्फ 1 से 1.5 महीने का टाइम लेके घूमने आया था मुंबई मेरे बड़े भाई के साथ। उस 1 डेढ़ महीने के दौरान मैंने कई जगह देखा कि फालतू बैठने से अच्छा कुछ काम भी किया जाए। तो मैंने कई जगह पे काम के लिए ट्राई किया, कहीं होटल पे, कहीं किसी जगह पे, कहीं किसी, हर जगह पे मैंने ट्राई किया। देखा कि किस जगह पे कौन से काम करने से किस पोस्ट तक पहुंचते हैं और कितनी आमदनी होती है और उनकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या होती है, वो सब ट्राई करने की कोशिश किया। उस सिलसिले में मैंने कई नौकरियां की, कई जगह काम किया, कई जगह गया, हैदराबाद में से लेके यहाँ हर जगह, कई जगह पहुंचा, मुंबई में हर जगह पे काम किया हूँ। उस दौरान करते करते मैं एक्चुअली 2 महीने के बाद मैं मेरा मन लग गया बॉम्बे में ही रहना है, तो बॉम्बे में है कुछ करते हैं। तो मैंने बॉम्बे में 3-4 महीने वापस धीरे धीरे गुजार लिया। उसके बाद मुझे पता चला मैं वहाँ पे रिजल्ट भी आ गया और पास भी हो गया। और जब तक मैं वापस जाता फिर से लेट हो गया, वहाँ जाना, एडमिशन होना लेट हो गया। घर गया, आने जाने का सिलसिला काफी टाइम तक चलता रहा मेरा। तो नहीं सर, ऑलमोस्ट मैंने बॉम्बे। बॉम्बे टू नेपाल, नेपाल टू बॉम्बे, मैं नेपाल से आया हूँ, नेपाल टू बॉम्बे, बॉम्बे टू नेपाल मेरा चलता रहा थोड़ा सा, 6 महीने इधर 6 महीने उधर। तो मैंने कुछ टाइम बिल्कुल बर्बाद किया सर्च करने पे कि कैसे फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है, एक अच्छा काम पाना और अच्छे पोस्ट पे पहुंचना, एक फाइनल मतलब जर्नी, एक
आपका एक कैरियर बनाने का फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है, वो ढूंढते ढूंढते मेरे 2-3 साल बर्बाद हो गए। फिर मैंने एक दिन ऐसा कॉल लिया कि ऑलमोस्ट मैंने 10 तारीख को मैं नेपाल जाने वाला था वापस से, और 16 तारीख का टिकट था मेरे पास, और 10 तारीख को मैंने डिसाइड किया था कि मैं 6 दिन बाद घर जा रहा हूँ। और ओके। सडनली कहीं से एक कॉल आया कि मैंने सबको बताना शुरू किया कि फाइनली आई एम गोइंग नेपाल, मैं नेपाल जा रहा हूँ फाइनली, अभी नहीं आऊंगा दोबारा यहाँ पे, इंडिया नहीं आ रहा हूँ। ये सोच के मैंने 2-4 लोगों को बताया फाइनली कि मैं जा रहा हूँ, मुझे ऐसा काम नहीं मिला जो मैं कैरियर बना सकूं या अच्छे से काम कर सकूं। तो एक कॉल आता है, मेरे बड़े भाई विष्णु पांडे का कॉल आता है। उन्होंने बोला कि एक डायरेक्टर है, उनके साथ ज्वाइन हो सकते हो तुम, अगर कर सकते हो तो पर्सनल असिस्टेंट में ज्वाइन कर लो। तो मैंने रिसर्च करके रखा हुआ था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स और मेरे भाई लोग कुछ थे डायरेक्शन में, तो मुझे पता था डायरेक्शन अच्छा जॉब है बट बहुत टॉप है, बट उस टॉप को पार करने के लिए मैं तैयार था। मैंने बोला व्हाई नॉट, मैं करूंगा। मैंने 16 तारीख का टिकट कैंसिल किया और 11 तारीख को मैंने उन डायरेक्टर को ज्वाइन किया। उनका नाम था लेट जितेंद्र कुमार भगत, उनको जीतू जी कहते थे। उनको ज्वाइन किया, उनका पर्सनल असिस्टेंट बन के मैंने काम शुरू किया और कंटिन्यू काम करता गया। उस बीच मैंने यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन भी लिया, कंप्यूटर क्लासेस किया, ड्राइविंग सीखा, सारा कुछ। उस बीच में एज असिस्टेंट के साथ साथ मैंने जितने भी जरूरत की चीजें, इनकेस मैं डायरेक्टर नहीं बना तो कुछ तो करना ही है ना। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि 3 साल अब मैं नहीं जाऊंगा नेपाल। मैंने हम्म। फाइनली डिसाइड किया कि 3 साल मैं अपने लाइफ के लिए दूंगा। 3 साल मैंने इधर उधर करके बर्बाद किया, तो अभी बचे हुए ये 3 साल मुझे आर्या पार करना है। 3 साल में सक्सेसफुल हुआ तो हुआ, नहीं हुआ फिर वापस से चला जाऊंगा। तो हम्म। वो फिर 3 साल में मैंने सारा कुछ किया, ड्राइविंग से लेके, खाना बनाने सीखने से लेके, कॉलेज जाने से लेके, कंप्यूटर क्लासेस करने से लेके, सारा कुछ किया। और 3 साल के अंदर मैं एज एसोसिएट लेवल पे पहुंच गया, अच्छे एसोसिएट लेवल पे पहुंच गया। फिर जर्नी शुरू हुई तो मुझे पलट के नहीं देखना पड़ा, और उस दिन से लेके आज तक मैं कंटिन्यू बिजी रहा हूँ, और सबका सपोर्ट मिलता रहा। हर जगह हर किसी ने सपोर्ट किया, हर किसी का सपोर्ट मिला, और मैं आज कंटिन्यू इस दिन तक बाय ग्रेस ऑफ गॉड बिजी हूँ। अब इस दौरान जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तो आपका पहला ब्रेक थ्रू आपको कहाँ पे मिला? कौन से सीरियल में आपने, जैसे टेलीविजन में बहुत स्ट्रगल है, फिल्म से ज्यादा टेलीविजन में स्ट्रगल है मुंबई में जी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो आपका पहला एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या था प्रोजेक्ट? मुझे ब्रेक तो स्टार प्लस में आता था, एक कुमकुम करके कुमकुम शो आता था, उसमें ब्रेक मिला। बट वैसा ब्रेक मेरे को कई शो में ब्रेक मिले, वो सारे ब्रेक ब्रेक जैसे नहीं थे, सिर्फ ब्रेक थे। लाइफ में एक होता है ना कि नहीं तुम डायरेक्टर बन गए, वैसा ब्रेक थे। मतलब 3 महीने कोई शो मिल रहा है तो 3 महीने दूसरा शो मिल रहा है, जिसके पैसे नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा अप डाउन हो रहा है। एज ए नाम मिल रहा है तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं तो नाम नहीं मिल रहा है, वैसा था। और फाइनली मुझे, मैं 2 शो तो कर ही रहा था एज ए डायरेक्टर, 2 शो कर, 15-15 दिन 2 शो करता था। और एक दिन अचानक से मुझे बोला गया कि मुझे ये रिश्ता क्या कहलाता से फोन आया कि, मैं तो उस शो के लिए गया मैं काम करने, उस कंपनी से मैं जुड़ा हुआ था, बट उनके साथ साथ कोई और शो भी करता था। और एक दिन राजन जी ने बोला कि, हमारे प्रोड्यूसर हैं राजन शाही जी, उन्होंने बोला कि बेटा अभी तू कोई और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ ये रिश्ता करेगा। ये रिश्ता में तू एज एसोसिएट ज्वाइन कर, और मैं बोलता हूँ तुझे 3 महीने में मैं तुझे डायरेक्टर बनाऊंगा। तो मैंने ओके। बोला ओके। फिर मैंने 3 महीने तक एज एसोसिएट काम किया उसी कंपनी में, और करेक्ट 3 महीने के एक दिन पहले राजन सर ने मुझे बुलाया, और उन्होंने मुझे शेड्यूल बताया कि बेटा मैंने तुझसे वादा किया था, और कल से तू शो डायरेक्ट कर रहा है, और ये ट्रायल पे मैं तुझे 4-5 सीन दे रहा हूँ, और ये शो डायरेक्ट करके बता मुझे, ऑन टाइम सारा कुछ कंप्लीट करके बताना, और सीन अच्छे से शूट करना। और मैंने उन लोगों का आशीर्वाद लेके मैं गया, और मैंने दिन भर शूट किया, ऑन टाइम पैकअप भी हो गया, और अच्छा फुटेज भी निकला, सब कुछ अच्छा रहा। उसके बाद मुझे पलट के नहीं देखना पड़ा। उसके बाद राजन जी ने बोला कि ग्रेट बेटा, तू कंटिन्यू करेगा अभी। और मैं आज तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज 10 साल कंप्लीट हो गए, 11वां साल चालू है उस शो को मैं एज ए डायरेक्टर काम कर रहा और मतलब हिंदुस्तान में टेलीविजन सीरियल का वन ऑफ द टॉप मोस्ट शो है ये। हूँ। जी, अभी तक का स्टार प्लस पे तो नंबर 1 शो है ही आज तक, और बाकी में भी नंबर 1 नंबर 2 के अंदर ही आता है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 के अंदर ही आता है, बाकी चैनल्स में भी स्टार पे नंबर 1 पे ही है हम लोग। कैसा लगता है इतना लंबा सफर, जहां पे टेलीविजन सीरियल 1 साल 1.5 साल मैक्सिमम चलना मुश्किल हो जाता है, इतना लंबा समय जो सीरियल चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको फीलिंग्स? सच कहे तो ये
किसी को नहीं पता कि किसकी वजह से चल रहा है। ऑफ कोर्स ऑडियंस की वजह से तो चल ही रहा है, बट ये कोई नहीं कर सकता कि कोई आर्टिस्ट नहीं बोल सकता कि हमारी वजह से शो चल रहा है, एक डायरेक्टर नहीं बोल सकता कि हमारी वजह से चल रहा है, एक राइटर नहीं बोल सकता कि हमारी वजह से चल रहा है। ये कहे तो पूरी टीम की वजह से चल रहा है और ऊपर वाला चला रहा है और सबके पॉजिटिविटी की वजह से शो चल रहा है। ये चल रहा है। सॉरी, सब सारी टीम की पॉजिटिव एनर्जी एक साथ जब मिल रही है। यस, तो डेफिनेटली ये चल। डेफिनेटली। जी अब एक बात बताइए, मतलब कुछ टेलीविजन की बात जानना चाहते हैं हम कि ये जी प्रोसेस क्या होता है जब टेलीविजन सीरियल बनता है, तो स्क्रिप्ट जी। से लेके फाइनल शूट का प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि ये डेली आपको करना है नया एपिसोड, है ना, डेली आपको टेलीकास्ट के लिए भेजना है, डेली एज एन डायरेक्टर एज एन प्रोड्यूसर सब बंदे को देखना है कि टीआरपी क्या है। तो ये प्रोसेस क्या होता है कि स्क्रिप्ट एक ही बार बन जाती है 10 एपिसोड का, या मतलब डेफिनेटली ऑडियंस का नहीं, है, क्या प्रोसेस सर, ये जानना चाहते हैं। मैं तो शो को पिच करने में सालों साल लग जाते हैं, एक शो को फाइनल करने में कि भाई हम शो बनाने वाले हैं, ऐसा हमारा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट लेके जाके चैनल पे अप्रूव कराना ही बहुत बड़ा मतलब बिग टास्क, मतलब एक मतलब ऐसा काम है कि आप पिच करते 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 आपकी जान निकल जाएगी, शो अप्रूव नहीं होता है। नंबर 1 अप्रूव हो गया, फाइनली एक शो अप्रूव हो गया, उसके बजटिंग पे बैठना, बजट निकालना, सेट रेडी करना, सबको कन्विंस करना, राइटर हायर करना, एक शो के लिए 5-5 राइटर हायर करेंगे, कई ड्राफ्ट स्क्रिप्ट लिखा जाएगा, फिर एक ड्राफ्ट अप्रूव होगा, उस पे काम करते 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 4-6 महीने ऐसे निकल जाते हैं। 4-6 महीने बाद अब हमने एपिसोड बनाना शुरू किया, एपिसोड बने, सेट रेडी हो गया, एपिसोड बनना शुरू हो गए, उसके बाद चैनल में जाते हैं, अप्रूव होते हैं, मुश्किल से अप्रूव हो गए एपिसोड, अप्रूव होने के बाद ऑन एयर का डेट मिलना, ऑन एयर के डेट मिलने के बाद टीआरपी आना, टीआरपी आना नहीं आना, नहीं आना मतलब खतरे की घंटी हमेशा मंडराना। 1 महीने 2 महीने 3 महीने में किसी भी दिन बोल सकते हैं भाई शो अच्छा नहीं कर रहा है। आप लोग को अल्टीमेटम दिया जाता है कि अगर आने वाले 15 दिन 20 दिन 1 महीने में अगर टीआरपी इतनी नहीं हुई तो हम सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं। जस्ट ओके, इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि किस प्रोसेस से गुजरता है एक डेली शो। मीन्स अब इमेजिन कर सकते हैं जो लोग हमें सुन रहे हैं कि अगर 10-11 करेक्ट, साल से रिश्ता क्या कहलाता है चल रहा है, तो मीन्स एवरी डे मतलब तलवार लटकी हुई है सारी टीम के ऊपर। डेफिनेटली सब हमारे राइटर्स टीम होती है, 8-10 लोगों की राइटर टीम होती है, राइटर्स, क्रिएटिव्स, डायरेक्टर्स और उनके बोर्ड मीटिंग, यहाँ मीटिंग, वहाँ कितने चीज होने के बाद, कई ड्राफ्ट कैंसिल होने के बाद, कई ड्राफ्ट रीराइट होने के बाद, उसके बाद जाके एपिसोड फाइनल होते हैं। 15 डेज का स्टोरीज बनाया, उसके बाद 15 दिन के लिए कुछ और स्टोरीज ढूंढने होते हैं। ये नहीं कि 15-20 दिन का 1 महीने का एक साथ बनाया, वैसा भी नहीं है। लेट्स सी द 15 डेज का स्टोरी कैसा होता है, टीआरपी वर्क करता है नहीं करता है, ओके स्क्रैप करो उसको, नया स्टोरी लेके आओ, एक और स्टोरी लेके आओ, ये होता है। मीन्स फिल्मों की तरह नहीं है कि एक फिक्स पैटर्न पे नहीं, मतलब होगा। मीन्स डेली मीन्स ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से खाना परोसा जाएगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म क्या है, फिल्म में क्या है, वो भी टॉप जॉब है, बट उसको क्या एक बार कंसेप्ट रेडी हो गया तो 1991 सीन्स जो भी हमने लिख लिए उनको एक बार क्लियरली हो गया, सब बोर्ड मीटिंग सब कुछ हुआ तो स्क्रिप्ट बॉन्ड हो गया तो ये है, यही बनेगा। बट हमारा नहीं है, हमारा हर 15 डेज में कंसेप्ट चेंज होता है, स्टोरी चेंज होती है, कास्टिंग चेंज हो सकते हैं, ऐसा है। जितने टेलीविजन चैनल है उनके साथ compete करके आगे भी आना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी लोगों को जैसे टीआरपी हमारी अगर सपोज टू XYZ हमारी टीआरपी है तो 0.5 0.3 भी अगर कोई ऊपर है तो उनका चैनल, उनके टीआरपी अप कैसे है, हमारा नीचे कैसे है, उस पर भी ध्यान देना है, उनको भी बीट करना ही करना है, किसी भी तरह से बीट करना है। तो एक बात बताइए कि दिन में कितने घंटे आप लोग काम करते हैं रेगुलरली? 12 आवर्स तो हम करते ही हैं, मिनिमम भी 12 आवर? मिनिमम मिनिमम 12 आवर्स तो करते ही हैं, उसके बाद एक आध घंटा ऊपर नीचे होते ही है। 12 आवर्स मान के 12 आवर्स टू 14 आवर्स होते होते हैं। तो टारगेट क्या होता है, दिन में कितना एपिसोड निकालना है, या क्या टारगेट होता है आप लोग का? एटलीस्ट 16 मिनट निकालना ही चाहिए। 16 अगर मिनट्स एटलीस्ट निकलना ही अगर चाहिए फुटेज। प्रोड्यूसर को बचाना है, प्रोड्यूसर को थोड़ा सा उसके जेब से पैसा न जाए तो हमें 16 मिनट निकाल के देना ही होगा। तो एक एपिसोड कितना मिनट का होता है राम जी? 22 प्लस का होता है।
22+ का मीन्स अगर मोटा मोटी अगर देखें कि 2 दिन अगर शूट हो तो 2 एपिसोड करीबन करीबन निकलते हैं। करेक्ट, दो दो एपिसोड और 2.25 एपिसोड या 2.5 एपिसोड मान सकते हैं। 2 दिन में 2.5 एपिसोड मान सकते हैं अगर अच्छे से चला। क्या होता है ना, आजकल सीन पे भी डिपेंड करता है। कुछ कुछ सीन होते हैं कि फुटेज वाले होते हैं, कुछ कुछ सीन ऐसे होते हैं ट्रीटमेंट वाले होते हैं जिसमें फुटेज नहीं निकलता, तो हम एवरेज पे चलते हैं। किसी दिन 8 मिनट निकल रहे हैं तो किसी दिन हम 18 मिनट 19 मिनट निकालने की कोशिश करते हैं, किसी दिन 12 मिनट निकल रहा है तो किसी दिन 16-18 मिनट निकालने की कोशिश करते हैं, वैसा होता है। किसी दिन कम फुटेज निकला तो किसी दिन हम ज्यादा निकालेंगे, क्योंकि कल हमारा फुटेज कम निकला था। ट्रीटमेंट होते हैं ज्यादा, जो 30-30 सेकंड्स के इंटरकट्स बहुत सारे होते हैं कई बार। हम्म। तो एक बात बताइए, ओवरऑल टीम में कितने मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं शूटिंग के समय? मतलब स्पॉट बॉय टू एक्टर्स टू डायरेक्टर्स, सारी टीम, कितनी टीम होती है जिसपे आपका कमांड होता है पूरा? 150 तो एवरीडे होते ही हैं। नॉर्मल यूनिट में 150 होते हैं, 150 लोगों की यूनिट एवरीडे होती ही होती है। अगर तामझाम है, कुछ और ज्यादा एक्सटीरियर सीन है, बाहर है, कुछ एक्स्ट्रा फाइट मास्टर, डांस मास्टर, ऐसा कुछ ये भी एक्स्ट्रा है तो 200+ होते हैं। 200+ to 300। डेली कैसे, मतलब कैमरामैन से, आर्ट डायरेक्टर से कोऑर्डिनेशन आपका क्या होता है? एक ही साथ स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं आप लोग? क्या होता है ये प्रोसेस में? मैं जानना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल लगता है मुझे 16 मिनट का फुटेज दिन में निकालना, है ना? जी, तो कैसे कैसे करते हैं ये आप? टचवुड हम लोग की टीम बड़ी कमाल की है। अभी तक टीम बहुत अंडरस्टैंडिंग टीम है कि हम अगर कुछ आगे के स्क्रिप्ट हम पहले रीडिंग कर लेते हैं, मतलब एक हफ्ते बाद क्या होने वाला है इसको आज हम रात को ही, सपोज टू कल शूट है परसों शूट है तो हम रात को ही डिस्कस कर लेते हैं, या 1-2 दिन पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आने हम्म। वाले दिन में ये आने वाले हैं, सेटअप ऐसा कुछ होगा, कैमरा कैमरा वर्क ऐसा कुछ होगा, या डायरेक्शन वाइज या कुछ ऐसा होने वाला। पूरा सारा कुछ थोड़ा सा प्लानिंग पहले, प्री प्लानिंग कर लेते हैं हम थोड़ा पहले ही, ताकि हमें ओके। सेट पे जाने से पहले सारा कुछ ऑलमोस्ट रेडी मिल जाता है हम लोगों को। सपोज तो आर्ट डिपार्टमेंट को बता दिया कि आने वाले एक हफ्ते में ये डेकोरेशन होने वाला है, ये फेस्टिवल्स आने वाले हैं, ये एक्शन सीक्वेंस आने वाले हैं, तो उसका सेटअप ये होगा, हम उनको समझा देंगे। कोरियोग्राफर को उसकी मूवमेंट्स बता देंगे कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। फाइट मास्टर को ऐसा बता देंगे, सीक्वेंस ऐसे आ रहे हैं तो ऐसा कुछ होने वाला है, तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। ओके, मीन्स कंप्लीट चीज, मतलब आपको ध्यान में रखता पड़ता है कि मतलब अब होली आ रही है तो भाई स्टोरी होली की तरह जाना चाहिए, दिवाली बिल्कुल आ रही है बिल्कुल तो दिवाली की तरह जाना चाहिए। और मतलब बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को मतलब एक अच्छा फील भी आए। अब एक बात बताइए, जैसे टेलीविजन्स हैं, एक्टर्स हैं, अगर कभी कभी तो एक तो फिक्स एक्टर्स होते हैं जो सीरियल्स के हैं, डेली के एक्टर्स होते हैं, तो इसका जी, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? एक्टर्स कितने सपोर्टिव होते हैं, है ना? टैंट्रम होता है, नहीं होता है, क्या है? टेंट्रम पहले हुआ करता था, अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा कम हो गया टेंट्रम्स के। क्या होगा कि अभी बीच बीच में ये था कि मेन लीड, मतलब उनको कोई हटा नहीं सकता, जो भी मेन लीड है, मेन कैरेक्टर है, उनको हटा नहीं सकता, उनके बिना शो चलेगा नहीं, ये कुछ लोगों की थ्योरी थी। बट कुछ टाइम से ये सारा कुछ सिनेरियो अब चेंज हो गया। अभी आर्टिस्ट की वजह से शो चल रहा है, अच्छी बात है, बट ऐसा भी नहीं है कि आर्टिस्ट की वजह से ही शो चल रहा है। चल रहा है अभी क्योंकि आई राइटर्स, थिंक। क्रिएटिव्स इतने एक्टिव हो गए हैं, राइटर, क्रिएटिव्स, प्रोड्यूसर्स इतने यूनिटी हो गई सबकी कि भाई हम कैसे भी किसी भी तरह से हम शो को चला सकते हैं। अगर चल रहे हैं तो नहीं चल रहे हैं तो कोई भी शो, एक्टर एक्टर हो या कंसेप्ट हो या कुछ भी हो, नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो कंसेप्ट में दम है, ऑडियंस को कंसेप्ट भारी है तो शो चलेगा। मीन्स कॉन्सेप्ट, अब टेलीविजन में भी यही देखा जा रहा है कि एक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट अच्छे हैं तो एक्टर रिप्लेस होके भी चलेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली, ये मतलब है, हमारे शो में इतिहास गवाह है। हाँ, मतलब आपके आपके टेलीविजन में हीना खान थी जो बहुत लंबे समय से काम कर रही थी, है ना? अब जी वो रिप्लेस होके नई एक्ट्रेस आई हैं, हिना भी बाहर अच्छा काम कर रही है, उसके बावजूद लोगों को लगता था कि अब ये कोई रिप्लेस हुआ तो अब टेलीविजन का ये स्क्रिप्ट नहीं चलेगा, मगर फिर भी और अच्छा चल रहा है। मतलब मीन्स कंटेंट में दम तो होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज। तो टीआरपी का जजमेंट कैसे होता है? मीन्स टीआरपी कौन डिसाइड करता है? ये टेलीविजन इंडस्ट्री डिसाइड करती है या ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री डिसाइड करती है? कौन डिसाइड करती है? नहीं, डेफिनेटली वो ऑडियंस का ही है, व्यूज कितने हुए हैं वो तो काउंट, टीआरपी तो काउंट होगा, बट टीआरपी कैसे बनेगा ये हमें डिसाइड करना है। कि सपोज तो क्रिएटिव टीम और चैनल को डिसाइड करना पड़ता है कि इस वक्त क्या ऑडियंस देखना चाह रही है, ऑडियंस किस तरफ ऑडियंस जा रही है, वो देखना। चैनल और क्रिएटिव और राइटर्स ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। और ओके, ब्रॉडकास्ट, टीआरपी का काउंट तो ब्रॉडकास्ट ही करता है। ओके, ओके।
चलिए, ये तो हो गई टेलीविजन की बात। अभी एक बात बताइए कि आज जब आप अपने आप को देखते हैं, जब आप नेपाल से जब मुंबई पहुंचे थे, उस समय का स्ट्रगल, और आज वही राम पांडे जब फिल्म सिटी के सेट पे जाता है, तो डिफरेंस क्या मिलता है और अपने अंदर एक खुशी क्या मिलती है? डिफरेंट ये है कि पहले मतलब पोस्ट एक एज असिस्टेंट के तौर पे जाता था, तो आज डायरेक्टर के तौर पे जा रहा हूँ। काम मैं उस टाइम पे भी डे वन समझ के करता था, आज भी मैं डे वन पहला दिन पहला सीन ये सोच के काम करता हूँ। शूट पे जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि आज भी ऐसा फील होता है कि नहीं, आज मेरा फर्स्ट डे है और इस दिन को जाऊंगा, और जो सीन हाथ में आता है ये मेरा पहला सीन है। सारे सीन मेरे लिए फर्स्ट सीन ही होते हैं, वो समझ के काम करता हूँ। और पूरा दिन भर ये सोच के काम करता हूँ कि ये मेरा पहला दिन है और मुझे अच्छे से काम करना है, ये सोच के मैं पूरा दिन भी काम करता हूँ। ये नहीं कि इतने दिन हो गया मैं एक्सपीरियंस हो गया हूँ या मैं कुछ भी कर लूंगा चलेगा, वैसा नहीं चलेगा। और फर्स्ट डे फर्स्ट सीन समझ के ही मैं आज भी काम करता हूँ। तो अभी अभी जो सिनेरियो है टेलीविजन इंडस्ट्री का बॉलीवुड में, एक बात बताइए, एज एन डायरेक्टर आपको कितने असिस्टेंट अप्रूव्ड होते हैं टेलीविजन से? अभी भी हैं हमारे, मेरे साथ 5 लोग हैं, 5 असिस्टेंट हैं मेरे पास अभी भी। ओके, मतलब टोटल मीन्स आपको सपोर्ट करने के लिए 5 असिस्टेंट एनी टाइम 5 होते हैं वहां पे? जी जी जी। और डिपार्टमेंट्स, मतलब मेन मेन कौन कौन से डिपार्टमेंट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है जो ऑन सेट ही रहते हैं, या सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं वहां पे? एक्चुअली देखा जाए सारे डिपार्टमेंट के मेन ही रोल रहते हैं। सपोज तो डीओपीज की टीम को भी उनके बिना कुछ हो नहीं सकता, आर्ट डिपार्टमेंट उनके बिना भी नहीं हो सकता, मेकअप गाइज उनके बिना नहीं हो सकता, स्पॉट वाले उनकी भी जरूरत है। देखा जाए तो जितने जरूरत है उन्हीं को रखा गया है, और जितने रखे गए हैं सब जरूरत है। ओके, ओके। चलिए राम जी, बहुत अच्छा, क्योंकि एक टेलीविजन में इतिहास बना चुकी है ये सीरियल, है ना, और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत और लंबे समय तक चले, कि ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो चीजों को। थैंक यू। अब एक दूसरे फेज आपके जीवन का आते हैं कि आप यूट्यूब के लिए भी कंटेंट बना रहे हैं, और लोग मीन्स 5,000 सब्सक्राइबर लाने के लिए रोते रहते हैं। मीन्स यू हैव मोर देन 5-7 लाख सब्सक्राइबर्स, है ना। और आपने यूट्यूब के तरफ कैसे ध्यान दिया, एक सक्सेसफुल डायरेक्टर जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैसे सोचा? रामजी, कैमरा को बीच में रखिएगा, शायद आपका फेस कट रहा है बीच में। यस यस यस, ओके ओके। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है। हाँ। हाँ, एक्चुअली क्या है कि ये तो कर ही रहा था मैं जो भी कर रहा हूँ, और बीच में थोड़ा टाइम बचता है। सपोज तो यूट्यूब पे भी मैं देखूँ कैसा होता है। जैसे कि ये पता नहीं था, आज क्वारंटाइन पे मैं घर बैठा हूँ, लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे ही मेरे लिए कई बार होता था, पहले मैं महीने में 300 दिन शूट करता था। अभी बीच में हम काफी सारे डायरेक्टर्स हैं तो सारे सबने डेट डिवाइड किया है, तो मैं 15 to 20 डेज शूट करता हूँ कुछ पिछले लास्ट 1 ईयर से। तो मेरे कुछ 10 to 15 डेज जो बच रहे हैं, सपोज टू 8 दिन 10 दिन जो भी दिन बच रहे थे, उस दिन में मैं ये सोचूं कि मुझे आज ये कॉल नहीं आया, मैं शूट पे नहीं जा पा रहा हूँ या शूट नहीं है यार, ये सोच के बैठने से अच्छा है मैं कुछ करूं अपना। उस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो मैंने बैठ के लास्ट ईयर फरवरी से मैंने शुरू किया था यूट्यूब। हम्म। और मैंने बैठे बैठे कुछ कंसेप्ट रेडी किया, कुछ कंसेप्ट घर पे शूट किया, घर पे शूट करना और दोस्तों के बोला, कुछ फ्रेंड से मिलके किया, कुछ टीम बना के किया। तो बना के हम एपिसोड डालते गए और अच्छे व्यूज आते गए और सब्सक्राइबर बढ़ते गए, सारा कुछ हो गया। आज मेरे 7,47,702 सब्सक्राइबर्स हैं एक और बार अपने यूट्यूब 200 चैनल का प्लस नाम भी हमारे मिलियन व्यूज है। viewers के लिए बताइए। सॉरी। आपके यूट्यूब चैनल का नाम भी बता दीजिए हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। व्हाइट रिवर फिल्म्स, WHITE, व्हाइट RIVER, रिवर FILMS, फिल्म्स, व्हाइट रिवर फिल्म्स। जो भी लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से अच्छे से कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत उम्दा उम्दा कंटेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। अब ये थैंक बताइए, यू। ये अभी एक साल में कैसा महसूस हो रहा है, जब आपका सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, आपका अपना इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म खड़ा हो रहा है, कैसा लग रहा है? सच कहो तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं लोगों को, मैं कहीं ना कहीं से अब एक चीज मैं कट कर रहा हूँ कि आपसे भी मैं इंस्पायर हुआ हूँ कि आपने भी मुझे थोड़ा सा ये इस जुनून में रखा था कि सर आपने मेरा ब्लॉग बना के दिया था, सारा कुछ बना के दिया था एक टाइम पे, बहुत कुछ आपने भी सपोर्ट किया था। और हो सकता है ये आपने ही बताया था, और आपने मुझे मेरे कुछ वीडियोस बना के आपने भी अपलोड किया था और मैंने कुछ देखा था।
और मैंने बोला कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो मैं भी ट्राई करता हूँ। तो मैंने ऐसे ट्राई किया है, ट्राई ऐसे ही करके लाइटली नहीं लिया है, ऐसे ही ट्राई करके सीरियसली लिया है उस चीज़ को। एक होता है कि सीरियसली ट्राई करके लाइटली लेना अलग होता है, एक होता है लाइटली ट्राई करके सीरियसली लिया मैंने। और हर चीज़ के लिए मैंने उसके थंबनेल बनाने पे हो या उसके टाइटलिंग पे हो या उसके टैग हैशटैग्स पे हो, सारा कुछ मैंने पूरी डिटेलिंग रात आज भी मैं सुबह 7 बजे तक मैं कई बार अगर मैं बैठा हूँ यूट्यूब पे, तो मैं सुबह 7 बज जाते हैं मुझे पता नहीं चलता। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक मैं फुल नाइट में काम करता हूँ, इस टाइम पे भी। तो वैसा नहीं वेरी है, इसको सीरियसली लिया जाए तो बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और हर कोई काम कर सकता है, अपना क्रिएटिविटी चीज़ें दिखा सकता है और उन्हीं को बेच के अच्छा खासा इनकम कर सकता है। वेरी गुड। अब आपने टेलीविजन कर लिया, है ना, एड्स भी कर लिया, उसके बाद अब डिजिटल कर लिया, तो अब हम राम पांडे को जल्दी फिल्म करते हुए कब देखेंगे? प्लानिंग तो है, अब फ़िल्म का ही है नेक्स्ट प्लानिंग की अभी ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन साल में 1 मूवी बनाना है ही, किसी भी हालत में साल में 1 मूवी बनाने का टारगेट है, देखते हैं। तो जल्दी ही मतलब आप प्लानिंग मतलब वो चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि फिल्म करनी है? जी, जी, बैकअप माइंड चालू है सारा कुछ, कंसेप्ट पे काम चल रहा है, राइटिंग पे काम चल रहा है, तो देखते हैं, जब तक नहीं होगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सही बात है, सही बात है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी ये क्वारंटाइन का टाइम है, अभी सारे लोग कोविड-19 के चलते घर पे बैठे हुए हैं और इतना, और मुंबई तो हाई अलर्ट ज़ोन में है, शूटिंग तो जी, हो नहीं रही होगी, राइट? नहीं। अब एसोसिएशन, जितने भी एसोसिएशंस हैं मुंबई में, अब क्योंकि जी, एक्टर्स को तो छोड़ दो कि चलो वो अच्छा पैसा कमाते हैं, जैसे बहुत लोगों को पता नहीं है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक दिन काम करने के बाद कम से कम शायद 90 डेज के बाद किसी का मतलब अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से पैसा आता है। तो अब जितने भी जी। लोग, स्पॉट बॉय, ये लोग, तो इनके लिए एसोसिएशन या गवर्नमेंट कुछ कर रही है, वहां पे कुछ प्लानिंग कर रही है? क्योंकि अभी कम से कम 2 महीने को करीबन होने को आ रहे हैं लॉकडाउन, अब शायद पता नहीं कितने दिन एक्सटेंड होंगे। तो इसके लिए हुँ, हमारी जो फ़िल्म एसोसिएशन होती है, जैसे सिंटा हो गया, जैसे स्पॉट बॉय के हो गए, जो कार्ड ब बना के जाते हैं, उसके बहुत लोगों को पता भी नहीं है शायद, जो भी ये देख रहे हैं, कि विदाउट कार्ड आपको फ़िल्म सिटी में काम करने का परमिशन भी नहीं मिलता। यू हैव टू नहीं, बी नहीं, द जो मेंबर, डायरेक्टर बिल्कुल, एसोसिएशन के मेंबर, है ना? मैं जी, मतलब एक्टर और डायरेक्टर राइटर एसोसिएशन का हूँ, तो उसी तरह से विदाउट मेंबर आप काम कर नहीं सकते। तो नहीं। एसोसिएशन क्या क्या हेल्प कर रही है अभी? एसोसिएशन तो कर ही रही है अभी मतलब एग्ज़ैक्टली कितना कर रही है वो नहीं पता, लेकिन सबके डिटेल्स लिया गया है और कुछ-कुछ लोगों ने मैसेज भी किया कि एसोसिएशन से आया कुछ फंड आया है बोला गया। एग्ज़ैक्टली हुँ। कितना आया वो मेरे को आंकड़ा मेरे को एग्ज़ैक्टली नहीं पता, बट कुछ कर रहे हैं एक्टर एसोसिएशन वाले कुछ एसोसिएशन कर रहे हैं। की बहुत लोग इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, जितने भी एक्टर्स हैं उनको तो जा ही जी। रहा है ना? हुँ, हुँ। डेफिनेटली ये टफ टाइम है। और राम जी, कैसा लगता है, मतलब अभी आपको, जैसे क्योंकि आप तो एक इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हो जहाँ पे एडवाइस दे सकते हो, जितने भी यूथ हैं जो फिल्म्स में आना चाहते हैं, टेलीविजन में काम करना चाहते हैं, अगर टेक्नीशियन काम करना चाहते हैं, तो अब इतने सक्सेस होने के बाद आप उनको क्या बताना चाहते हो कि क्या मतलब तैयारी करके मुंबई आए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर कुछ बढ़िया काम कर रहे हो और ये सिर्फ़ तुम लोगों को लगता है कि नहीं यार अगर जाते तो शायद फलाने ने अच्छा किया और शायद मैं भी अच्छा करूँगा, ये सोच के कभी कोई ना आए। हुँ, हुँ। देख के कोई कोई और कर रहा है कुछ, किसके अंदर क्या कैलिबर है वो वही जानता है, दूसरा नहीं। और आपके अंदर लगता है कि नहीं वाक़ई मैं कर सकता हूँ, कुछ भी एक्स वाई ज़ेड डिसाइड करके आए, कि मैं क्या करना है मुझे वो डिसाइड करके आए और अच्छा खासा काम चल रहा है और बढ़िया काम चल रहा है तो वो छोड़ के कतई ना आए। उसके लिए पहले लीव पे आए, छुट्टी पे आए, छुट्टी लेके 2-3 महीना आके रहे, पूरी रेजिग्नेशन लेटर दे के ना आए, उसको बोल के समझा के आए उस जगह पे जहाँ काम कर रहे हैं, उनको बता के आए कि मैं 2 महीने के लिए कहीं जा रहा हूँ या 2 महीने, डेढ़ 2 महीने के लिए कहीं जा रहा हूँ। और वहाँ से निकलने से पहले यहाँ पे भी कोई अच्छे लोगों से मिले, बातचीत करे और उनके साथ डायरेक्ट संपर्क में आ सके और उनसे मिल के कुछ करे। और ऐसा ना हो कि वहाँ से 2 महीने की छुट्टी लेके आए, यहाँ 2 महीने स्टे करे तो टाइम पास रहने की जगह ढूँढते-ढूँढते खत्म हो जाए, वैसा भी ना हो, पूरी प्लानिंग के साथ आए। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हो सकता है इतनी आसानी से कुछ नहीं होगा। हुँ, हुँ। वाक़ई वाक़ई कैलिबर होने के बावजूद भी बहुत टाइम लगता है सेटल होने में, ब्रेक मिलने में और आपको ब्रेक मिलने के बाद भी कंटिन्यू काम चलने में बहुत टाइम लगता है।
तो बैकअप माइंड ये बना के चलिएगा कि आपको 4 साल तो आपको लगेंगे ही लगेंगे सेटल होने में, कम से कम ये बता रहा हूँ 4 साल आप मान के चलिएगा। बहुत टैलेंट है, बहुत जगह है, बहुत पहुंच है, उसके बावजूद भी आपको 4 साल बहुत, मतलब सबको एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी का भी एग्जाम्पल लीजिएगा जो 4 साल से पहले सेटल हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। एग्जैक्टली मीन्स आपको आपके रैप अप करने को रहेगा, आपका आपने काम कर भी लिया तो वो मार्केट में आने के लिए टाइम लग सकता है, कितनी बार तो बिल्कुल काम मिलने के बाद डंप हो जाता है ना। तो ये सारी चीजों को लेकर मतलब तैयार होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब बिल्कुल। धीरे धीरे राम जी कास्टिंग का भी प्रोसेस चेंज होते चला जा रहा है। एक जी समय था जब फोटो लेते थे, है ना, उसके बाद ईमेल के थ्रू लेने लगे, उसके बाद ऑडिशन होने लगा। अब डिजिटल एज आ गया जहाँ पे अब लोग व्हाट्सएप से ही ऑडिशन मांगते हैं। तो आप बिल्कुल। लोग कैसे चेक करते हो? व्हाट्सएप से ही चेक करते नहीं हो या लाइव ऑडिशन नहीं करते नहीं हो? नहीं 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 नहीं, हम व्हाट्सएप से चेक नहीं करते। हम जो जब भी कास्टिंग आती है तो हम बताते हैं कि ऐसे ऐसे कास्टिंग कैरेक्टर है, तो सबको बुलाते हैं हम, तो बकायदा एडिट कर बकायदा शूट करते हैं, उनका ऑडिशन लेते हैं बकायदा हम लोग, और उनमें से हम सेलेक्ट करते हैं। बट कई जगह पे, हर जगह पहले फोटो वाला सिस्टम तो खत्म हो गया। फोटो वाला पहले होता था, फोटो पहले फोटो भेजो या उसके एसोसिएट डायरेक्टर से मिलो, फिर डायरेक्टर कास्ट करेगा, वो सब सिस्टम खत्म हो गया। हम्म, डायरेक्टर से मिलना अब वैसा नहीं रहा। अभी कास्टिंग पूरी ऑफिस से होती है, पूरा ऑफिस में सेटअप होता है, क्रिएटिवली अप्रूव होते हैं, चैनल जाते हैं, चैनल से फाइनल होते हैं, ये सब सिस्टम आ गया है। तो अभी भी है कास्टिंग के कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, हर प्रोडक्शन हाउस में अच्छे अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। उनसे मिलना ओके पड़ेगा, उनसे मिलके वैसा कैरेक्टर आएगा, आपको बुलाया जाएगा और वैसा ऑडिशन होता है। ओके मीन्स अब प्रोसेस सिंपल हो गया है कि आप कास्टिंग डायरेक्टर्स, फोकस एक्टर्स को, कास्टिंग डायरेक्टर्स को अपना क्वालिटी दिखाने की लगना है। जी और बिल्कुल। कितना रोल होता है चैनल का कि मीन्स पोटेंशियल एक्टर को मान लीजिए अगर 10 पोटेंशियल एक्टर हैं तो फाइनल डिसीजन तो चैनल का होता है, डायरेक्टर का होता है, या प्रोडक्शन हाउस की टीम का होता है? फर्स्ट पहले तो, सबसे पहले तो एक्टर में ही कैलिबर होना जरूरी है। 60% एक्टर में कैलिबर होना जरूरी है, 60% प्लस। उसके बाद प्रोडक्शन हाउस के नजर में आना चाहिए कि ही इज ओके। प्रोडक्शन हाउस ने उसको सिलेक्ट किया, क्रिएटिवली अप्रूव किया कि हमारे लिए ओके है, फाइनल कॉल चैनल का होता है। अगर प्रोडक्शन हाउस ने बोल दिया कि हमारे लिए ओके है, क्रिएटिव बोल दिया हमारे लिए ओके है, तो चैनल में जाएगा। अगर चैनल को भी लगेगा कि नहीं प्रोडक्शन हाउस ने ओके किया है, क्रिएटिव ने ओके किया, तो उसको थोड़ा गौर से देखेंगे और लगेगा कि नहीं ओके है, उनको भी उनके दिमाग में कुछ और नहीं है और ऐसे कुछ सोचा है, तो फिर वो चैनल की तरफ से ओके हो जाता है। एग्जैक्टली उनके पास भी बहुत कम छन के जाते होंगे जो बहुत मजे हुए बिल्कुल हैं, जो परफेक्टली हैं, जो गुड लुकिंग हैं, गुड एक्टर्स हैं, और उनमें से भी उनको डेफिनेट डिफिकल्ट होता होगा सेलेक्ट करने के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हम भी सिलेक्टेड लोगों को ही भेजा जाएगा। सपोज टू एक जन की कास्टिंग है तो हम 3 या 4 ही भेजेंगे। तीन, हम 10-12 लोगों का ऑडिशन हम लेंगे और उनमें से सिलेक्टेड 2-3 लोगों का ही हम भेजेंगे उनके पास, ताकि हर तरह से वो फिट हो। जब वो 10-15 लोग आप तक पहुंचते होंगे तो नीचे कितने की लाइन होती होगी ये तो पता ही नहीं। नहीं, वैसा लाइन वाला सिस्टम भी अभी नहीं है। अभी ये ओके सिस्टम हो गया है कि ऑडिशन ही उन्हीं का लिया जाएगा जिनसे थोड़ा बातचीत किया जाएगा, क्या एक्सपीरियंस देखा जाएगा या कैलिबर देखा जाएगा, और उन्हीं को सिलेक्टेड लोगों को ही रखा जाएगा, बाकी बाकी को नहीं बुलाया जाएगा। ओके और 10-15 लोगों का ही ऑडिशन लिया जाएगा, उनमें से फाइनल किया जाएगा। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए राम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, और मुझे लगता है कि जो भी लोग हमारे कन्वर्सेशन को देख रहे हैं वो मुंबई में जो टेलीविजन इंडस्ट्री काम करती है, फिल्म सिटी में कैसे काम होता है और किस तरीके से काम करता होगा, उनको थोड़ा सा इंसाइट मिल रहा होगा। मगर हम जो बात कर रहे हैं उससे भी बहुत डीप है मुंबई, है ना। और जी ये हम जी बस ऊपर तौर पे बात कर रहे हैं कि काम कैसे हो रहा है। जैसे अभी राम जी के काम को अगर आप देखेंगे, है ना, कि ये रिश्ता क्या कैसा क्या कहलाता है, उसके बाद उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म और ये सारी चीजें, ये ओवर द नाइट नहीं हुई है। इसके लिए एक बहुत पीछे 10-15 साल का स्ट्रगल रहा है कि नहीं राम जी? बिल्कुल है ना। बिल्कुल सही बात। करता हूँ राम जी, आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, हंसते रहें, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम को बना के हमें इंटरटेन करते रहें। और आपका जो अभी जो लीगेसी है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और आने वाले 10-15 साल लोगों को इंटरटेन करता रहे, और हम फिर से थैंक इस टॉपिक लेके बात करें। डेफिनेटली सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। टेक केयर। बाय।